दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ट्रिक्स सीखने वाले हैं और साथ ही जो रेलवे में नए पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे 2024, 2025 और 2026 के प्रश्नों को। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, मिस मत करिएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं बेसिक। फिर जब सवाल आएगा उससे रिलेटेड वहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक वगैरह हम लोग सीखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है दोस्तों यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इसी फॉर्म में होता है ना। अब ये इक्वेशन क्यों है, कभी कभी पॉलिनोमियल भी दे देता है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है पहले ये जान लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये बात, है ना। इक्वेशन तब कहलाता है जब दो क्वांटिटीज़ को इक्वेट किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है। तो अगर इक्वल का साइन लगा है तो समझ लीजिए कि वो एक इक्वेशन है, मतलब समीकरण है। और अगर यही इक्वल का साइन ना लगा हुआ होता तो वो पॉलिनोमियल कहलाता, यानी बहुपद कहलाता। ठीक है, अब इसमें इसके क्वाड्रेटिक बने रहने की, इस इक्वेशन के द्विघात बने रहने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर यही 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर 2 यहाँ पर वेरिएबल का नहीं रह जाएगा। और अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 नहीं रह जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इसीलिए है क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर यही चीज़ 0 हो जाएगा तो फिर काहे का क्वाड्रेटिक, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इधर ये दोनों 0 हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये शुरू वाला यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को समझ गए। अब आइए इस क्वेश्चन पे बाकी आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनसे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा हो कि ऑप्शन नंबर बी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर भी x का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब b और d ये दोनों के दोनों आपके क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, अगर हम c ऑप्शन को देखें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बन जाएगा x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस का 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू उधर 0 बचेगा। तो क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो b है, d है और c है, ये तीनों क्वाड्रेटिक हैं। मतलब है कौन नहीं यहाँ पर क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन नंबर ए यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है अब समझिएगा, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन नहीं है दोस्तों, है ना। समझिए कैसे। अगर हम x माइनस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, x का मल्टीप्लाई x से तो बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर इसको देखें, यहाँ हो जाएगा x इंटू 2x और माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स यानी कि प्लस का 1x बचा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। और माइनस यहाँ पर माइनस 1 इंटू 2 यानी माइनस 2 इज इक्वल टू उधर, अच्छा उधर से इसको ले आइए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचा। अब ये बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया तो बचा क्या हमारे पास, प्लस का x और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या अब इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये फिर एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर कब होता है, मतलब रैखिक कब होता है, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तब उसको रैखिक या फिर लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा हम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि ये भी तगड़ा सा प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा एक द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को अगर चेक करेंगे हम लोग तो यहाँ पर एक्स क्यूब है ना। इधर भी कहीं ना कहीं एक्स क्यूब बनेगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। ये बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3x और माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बना,
x माइनस 1 का होल क्यूब करिए तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3a² है ना, तो 3x² इंटू 1 तो वही चीज़ बनेगा प्लस 3ab², तो 3ab² और प्लस माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों तो बराबर हो गए भैया, जब बराबर हो गए तो आप 0 = 0 कह लीजिए, है ना, 0 = 0 सब तो कट पिट जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला तो आपका क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड सेम ही हो गए, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले को अगर चेक करें, अब दूसरे वाले को बड़े गौर से देखिए, है ना, x - 1/x + 1, यहाँ भी x - 1/x + 1 है, दोनों सेम चीज़ें हैं तो ये डबल हो जाएगा। तो ये माने कि ऐसे हो जाएगा 2 × x - 1 डिवाइड बाई ये बनेगा x + 1 और इज इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये आपका x + 1 इधर जाके मल्टीप्लाई भी होगा तो भी यहाँ पर कहीं पे स्क्वायर नहीं बन पाएगा, x का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर ये हमारा नहीं होगा क्वाड्रेटिक। तीसरे को चेक करते हैं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, है ना, ये वाला x + 2 है और x - 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो जब नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा a + b a - b मतलब x² - 4 बन जाएगा। भाई a² - b² करेंगे तो x² - 4। अगर x² - 4 डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा x² - 4। और ये बताइए जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, तो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, बचा एक ही है सी ऑप्शन। कैसे होगा ये देखिएगा। अगर हम a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो x² का स्क्वायर मतलब a² तो x⁴ होगा प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 2x² प्लस b² मतलब कि 1 माइनस x⁴ है ना, x⁴ प्लस 2x इधर आएगा -2x और -1 = 0। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा, है ना, स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा, तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स, जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल कर आते हैं उनका नेचर कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अभी अभी आपको बताया था, ax² + bx है ना प्लस bx + c = 0, यही होता है ना। अब इसके दो रूट्स निकल कर आएंगे, मतलब x² है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, यानी x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अब वो दोनों रूट्स किस तरीके के होंगे, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि रियल नंबर होगा कि इमेजिनरी नंबर होगा, कैसा होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हर बार तो हम नहीं निकालते रह जाएंगे, है ना। तो डिसाइड कौन करता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। तो डी का जो फार्मूला होता है, डी का फार्मूला होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट का b² - 4ac, है ना, b² - b यहाँ है x का कोफिशिएंट, a यहाँ पर है, c यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म। यही डिसाइड करता है रूट्स को, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स को। पहला, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, दो ठो मूल मिलेंगे, दो ठो x की वैल्यू मिलेंगी और दोनों x की वैल्यू अलग अलग होंगी और रियल वैल्यू देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर d > 0 है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है d का यहाँ पे सॉल्व करने पे, तो ऐसे केस में आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब दोनों रूट्स बराबर होते हैं, है ना, ऐसे केस में। और वो दोनों रूट्स बराबर होते क्या क्या हैं यहाँ पे, तो x की दोनों वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं -b/2a, है ना, -b/2a। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, -b/2a। ठीक है, दोनों रूट्स उसके -b/2a बराबर होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, x की दो वैल्यू आएंगी और दोनों सेम होंगे और फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे -b/2a। ठीक है, रियल भी होंगे, ये भी बात सही है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर d की वैल्यू कहीं 0 से छोटी आ गई, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो जैसे ही नेगेटिव आता है
यहाँ पर ये इमेजिनरी रूट्स देने लगता है, मतलब रियल रूट्स नहीं होता, वास्तविक रूट्स नहीं आ पाते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, दोनों के दोनों में से कोई भी यहाँ पर रियल नंबर में रूट्स नहीं आएगा, ठीक है। एक्स की दोनों रियल वैल्यू नहीं होंगी। क्लियर हो गया, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके रूट्स आइडेंटिकल हैं, मतलब समान है। तो h के संभावित मान क्या हो सकते हैं? अच्छा, इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, है ना, यही ना है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को 0, है ना। ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है कितना यहाँ पे? ये पूरा का पूरा, माइनस 2 प्लस h का स्क्वायर। अच्छा, माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 प्लस h का स्क्वायर निकालना है। तो 2 प्लस h का यहाँ पर स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है, और c पूरा का पूरा ये है हमारा, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना। तो c 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगा, c से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये बनेगा हमारे पास h स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होना चाहिए अगर रूट्स इक्वल हैं तो। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी h की स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16h और माइनस का यहाँ पर 16 बराबर 0। अच्छा, अब देखिए इसमें ये आपका माइनस 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो माइनस का ये बनेगा 3h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 प्लस 4 प्लस का 20h हो जाएगा, और माइनस 16 और प्लस 4 माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो गया 0। अब इन सभी को उधर ले जाइए, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, आप लोग उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए देखिएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 3h स्क्वायर, है ना, अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20h, सबका साइन बदलेगा, और प्लस का यहाँ पर 12 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया h के टर्म में, है ना, h के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका हम आपको बताते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या? a और c, मतलब h स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 3 और प्लस 12, 3 और प्लस 12 कितना बनेगा? प्लस का 36। इस 36 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि यहाँ पर जो साइन है, मतलब जोड़ने पर, और अगर यहाँ माइनस होता तो घटाने पर बोलते, है ना। तो 36 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर 20 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर देखिए, खोजिए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, लेकिन जोड़ें तो 20 आना चाहिए, है ना। तो 18 और 2 ले सकते हैं, 18 दूना 36 होता है, और 18 और 2 20 हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ठो है यहाँ पर 18 और एक है यहाँ पर 2। अब h की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे? h की, इनका दोनों का साइन, क्योंकि अच्छा एक सेकंड यहाँ पे, अब सुनिएगा, अब 18 और 2 हो गया, अभी h का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर बीच में जो साइन लगा होगा वो इन दोनों में से बड़े वाले के पास जाएगा, माइनस यहाँ है तो बड़ा कौन है? ये वाला, तो इसके पास चला जाएगा। अब हमें कुल मिलाकर -20 रखना है, तो -18 में हम इस 2 के साथ क्या साइन लगाएं कि हमें -20 मिले? तो इसमें भी -2 लगाना पड़ेगा, तभी ना -18 -2 माइनस का 20 आएगा। इस तरीके से आपको साइन लगाना है, ठीक है। अब आइए, अब हमें h का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों का साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। -18 है तो प्लस का 18, और डिनोमिनेटर में क्या करना है? h स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू, तो 3, ये पहला वैल्यू हो गया h का। दूसरा वैल्यू, इसका भी साइन चेंज करिए तो -2 का +2 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा साइन, उसका हमें साइन चेंज कर लेना है, तब जाके वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक। और इसमें भी यही a डिवाइड कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 6 और एक बनेगा यहाँ पर 2/3। तो h का जो संभावित मान हो सकता है वो 6 और 2/3 होगा। 6 और 2/3 ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको देखिएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है।
बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण इसके वास्तविक और समान मूल हैं तो k² - 5 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, जैसे ही आपको समान मूल दिखे यानी कि इक्वल रूट दिखे तो आप तुरंत d की वैल्यू 0 करना स्टार्ट कर दीजिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करेंगे या मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही ना होता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। b कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे 64 बनेगा, प्लस का 64, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव देता है, ठीक है। -4, a कितना है 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू c कितना है k के बराबर, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू यहाँ पर हुआ 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये 8k हो जाएगा, माइनस के 8k उधर जाएगा तो पॉजिटिव 8k हो गया, है ना, 8k हो गया, और इधर बचा सिर्फ 64, यानी k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 8 आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, k² - 5, तो यहाँ रखिए 8 का स्क्वायर, k की वैल्यू 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 में से 5 यानी कि 59 बनेगा। यहाँ पर 59 करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, k के किन मानों के लिए समीकरण के मूल समान होंगे यानी इक्वल रूट्स होंगे। तो फिर से वही चीज़, डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 के बराबर करनी है, तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर। अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर गलती आप लोग कर सकते हैं, k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू तो 1 ही है यहाँ पर, है ना, x² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई झंझट ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, इंटू 361 मतलब c की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से जो k² की वैल्यू है या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -4 इंटू 361 उधर चला जाएगा, है ना। अब देखिए इधर से उधर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस में √4 इंटू 361, है ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो प्लस माइनस यहाँ पर 2, और 361 का वर्गमूल यहाँ पे 19 हो जाता है ना, ये हो गया, एक सेकंड, 19 हो जाता है, तो मतलब ±38 बनेगा। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी, ±38, ±38 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरीके से करना है, देख लीजिए ये अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है NTPC का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है 18 मार्च को, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर चलिए देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है तो दोस्तों थोड़ा सा उल्टा सवाल है, उल्टा मतलब कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। k के किन मानों के लिए 12x² - kx + 27 का मान हमेशा धनात्मक होगा, मतलब इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, k का हम कौन सा वैल्यू लेंगे तब उसके लिए यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना। तो इसमें यहाँ पर अब कंडीशंस अलग लगेंगी, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो वहाँ पर रूट्स का नेचर पता चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नहीं है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें बराबर 0 नहीं लगा है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है, उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहे नेगेटिव चाहिए पूरा का पूरा, चाहे पॉजिटिव चाहिए, है ना, चाहे नेगेटिव चाहिए चाहे पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, बड़ी नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। कब, या तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए इस पूरे की वैल्यू, या हमें नेगेटिव चाहिए, दोनों के केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा केस अगर हमें इस पूरे की वैल्यू, ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन अगर हमें इसके पूरे की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाला a, ठीक है। जहाँ पर ये धनात्मक है तो यहाँ पर a हमारा पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव चाहिए होता है तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब डिपेंड किस पे करेगा, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, इस a पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा धनात्मक या पूरा का पूरा ऋणात्मक होने के लिए एक ही कंडीशन है, चाहे आपको नेगेटिव चाहिए चाहे आपको पॉजिटिव चाहिए, पूरा का पूरा, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब d 0 से लेस होना चाहिए, बस यही कंडीशन आपको लगाना है, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये कंडीशन लगा लीजिए। तो कितना होगा, d का मतलब b² - 4ac, तो b करेंगे तो यहाँ पर -k का स्क्वायर, -k का स्क्वायर प्लस k² बन जाएगा, -4ac, तो 4 इंटू a कितना है 12 है, इंटू c कितना है यहाँ पे 27 है,
तो ये हो गया 27, ये लेस देन कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है, 0 से लेस होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है दोस्तों, है ना, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो के स्क्वायर और लेस देन, ये प्लस माइनस उधर चला गया तो प्लस, ये बनेगा 4, ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 × 3, है ना, 4 × 3, और इसको लिखा जा सकता है 3 × 9, 3 × 9। तो टोटल ये किसका स्क्वायर बना, देखिए 4, फिर ये 3 और ये 3, है ना, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 मतलब कि 9 का स्क्वायर बना यहाँ पे, और ये 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, 36 का स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। इसको डायरेक्ट मत सॉल्व करिएगा क्योंकि ये इनइक्वलिटी लगी हुई है, और इधर है हमारा के स्क्वायर। मतलब अब यहाँ से हमारा आया कि जो मॉड के है वो हमारा 36 से लेस होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि 36 से कम हो के की वैल्यू, इसका मतलब क्या है। मॉड का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि मॉड एक ऐसी मशीन है कि यहाँ पर किसी भी वैल्यू को उसमें डालिए, चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव वैल्यू, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। मतलब कि यहाँ पर एज ए स्क्वायर काम करता है वो, है ना, एज ए स्क्वायर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर के की जो मॉड के की वैल्यू लेस देन होना चाहिए। तो दो कंडीशन आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऐसे दिया गया है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 0 दिया गया है, तो इस केस में सॉरी 0 कह रहे हैं, ए दिया गया है, तो इस केस में x की जो वैल्यू है वो -a से बड़ी और a से छोटी होती है अगर ये लेस है तो, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर आपको कुछ ऐसे दिया गया है, मतलब मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सॉरी a है, ग्रेटर देन a है यहाँ पर, है ना, कोई वैल्यू a है, तो इस केस में x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, और हाँ ठीक है, और साथ में x जो है वो लेस देन इक्वल टू -a होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर चूंकि ये बताइए लेस है, k की वैल्यू लेस है 36 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -a से +a तक, मतलब -36 से +36 तक। k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -36 से +36 के बीच में, ठीक है, ये कंडीशन। और ये कंडीशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्लियर हो गया होगा अच्छे से, दोनों कंडीशंस यहाँ पर बता दिए हैं। इसको देखिएगा, ये सवाल भी कुछ वैसा ही सवाल है ना, दिया है कि इसके मूल समान हो तो k का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों k स्क्वायर मतलब b स्क्वायर -4ac समान होंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिएगा 0 करिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो k का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर -4, वो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है, तो 4k इज इक्वल टू यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट मत कर लीजिएगा कि यहाँ पे इसको इधर ले जाएं और k से k काट दें तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी, केवल 4, ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर k से k आप काट देंगे तो फिर इसको लीनियर इक्वेशन बना लेंगे आप। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पर k की 2 वैल्यू मिलेंगी हमें, है ना। और कैसे मिलेंगी, देखिए कॉमन पहले लेना है, k को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे k -4 बचेगा, है ना, k -4 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक बार ये वाला 0 होगा, एक बार ये वाला 0 होगा, है ना। तो अगर हम k की वैल्यू 0 करेंगे तो एक ठो k का मान आ गया, k -4 को अगर 0 करेंगे, k -4 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, यानी k की 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 4, ऑप्शन नंबर सी होगा। गलतियाँ यहीं पे होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको क्या करते हैं ना, जैसे इस तरीके से करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k कर देते हैं, यही गलती करते हैं वो, और k से k काट देते हैं, एक ठो k से एक ठो k को काट देते हैं तो k की वैल्यू वहाँ से सिर्फ उनको एक ठो ही मिलती है जो कि 4 है, और ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देते हैं। गलत है ये चीज़, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलिए देखिएगा, ये भी बढ़िया प्रश्न है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपको ये इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए कौन सा कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए, है ना, यही मतलब है इस प्रश्न का।
तो कंडीशन क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने रहने के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब शुरू में ही बताया गया था आपको a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, a की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। a मतलब 2m-3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही है, तो 2m-3 की वैल्यू 2m-3 की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 उधर जाएगा +3 और डिवाइड बाई 2, मतलब m की जो वैल्यू है वो 3/2 नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 3/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 3/2 के अलावा कुछ भी हो सकता है m का वैल्यू, बस 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 3/2 होगा ये जीरो बन जाएगा, और जीरो अगर बन गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा, इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है, मतलब कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे अगर करेंगे हम लोग तो हर जगह x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि x डिनोमिनेटर में, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स कट जाएगा, x ऊपर का और x नीचे का कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x बन जाएगा ये। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17 उधर जाएगा तो -17x और -1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आपको डी चेक करना है, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर -4ac, बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -1 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन भी लेना है इसका, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये आपका जीरो नहीं बस इतना ही, क्योंकि हमें चेक करना है। ये डी की वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेंट की, बताइए ये होगा आपका 17 का स्क्वायर 289, 289 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू डी की मिल रही है तो इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि यहाँ पर 2 ठो रियल और डिस्टिंक्ट दिया गया है, 2 यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट दिया गया है, लेकिन एक में रेशनल और एक में इरेशनल दिया गया है, रेशनल और इरेशनल। इसका क्या मतलब है भाई, अब यहाँ पे ये फंसा दिया। तो इसके लिए डी की वैल्यू हमें जानना ज़रूरी है। डी कितना होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 9 4 13 293 आएगा, 293 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर हम आपसे बोलें कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। एक तो वो होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करिए, x की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे नहीं निकल पाया तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र लगता है, और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a। अब ये बताइए, ये पूरी की पूरी वैल्यू रेशनल और इरेशनल किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, रूट वाले वैल्यू पे। अगर d रूट से बाहर निकल गया तब तो समझ लीजिए रेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर कोई वैल्यू रह जाती है तो वो इरेशनल बना देता है सारी चीज़ों को, है ना। तो अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 का रूट 3 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 16 रखेंगे तो 16 का रूट 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 17 होगा तो 17 का स्क्वायर रूट यहाँ पे रेशनल थोड़ी होता है, इरेशनल हो जाता है। तो अगर डी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये रेशनल वैल्यू देगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। तो डी की वैल्यू क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 293 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे, पॉजिटिव वैल्यू है डी का, इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि वास्तविक और अलग अलग होंगे, लेकिन इरेशनल वैल्यू देगा, x की रेशनल वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई रेशनल होगा, परिमेय होगा यानी, या फिर इरेशनल यानी कि अपरिमेय होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर एक अगला टाइप आता है हमारा रूट्स निकालने के लिए। रूट्स निकालने के लिए वैल्यू मतलब कि क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, ग्रुप डी हो, NTPC हो, JEE हो, ALP हो, हर जगह इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। आराम से निकाल सकते हैं। तरीका क्या है बताते हैं यहाँ पे। श्रीधराचार्य सूत्र मत लगाइएगा, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ना। जहाँ पे अगर इरेशनल आएंगे
तो वहाँ पे फिर लगाने की ज़रूरत है, या फिर वैल्यू जब बड़ी होगी तब लगाने की ज़रूरत है ना, अदरवाइज़ मत लगाइएगा। तरीका बताते हैं आपको, तरीका वैसे बता ही चुके हैं आपको। हमारे पास क्या दिया गया है, 4m² प्लस 6m और प्लस का यहाँ पर 12 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। क्या करना होता है, शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए। 4 और प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 बनेगा। प्लस माइनस यहाँ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यही डिसाइड करता है क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। 36 को 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पे 6 बनना चाहिए, है ना। अरे भाई 12 नहीं है, 2 है ना, सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 36 ये नहीं बनेगा, ये अगर 2 है, ठीक है ना, ये अगर यहाँ पर 2 है तो 4 दूना 8 बनेगा, मतलब पॉजिटिव का 8। अब देखिए 8 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए कि गुणा करें तो 8 है, लेकिन जोड़ें तो प्लस लगा है, मतलब जोड़ें तो बीच वाला बने, यानी कि 6 बने। तो 4 और 2 है ना, 4 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी 4 को लिख लीजिए और 2 को लिख लीजिए। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो बीच वाले का साइन है वो बड़े वाले के पास जाएगा, तो प्लस इसके साथ जाएगा। अब हमें टोटल प्लस 6 चाहिए, तो प्लस 6 में अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, तब ना दोनों मिलाकर प्लस 6 होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ लेते हैं। अब यहाँ पे m की वैल्यू चलिए निकालते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, +4 का -4 बन जाएगा, और डिवाइड में ये a की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। दूसरा वैल्यू क्या बनेगा, इसका भी साइन चेंज करिए तो -2, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये कट के -1 आया, और ये कट के 1 सेकेंड यहाँ पे 4 होगा ना, है ना, ये हो जाएगा 4, क्योंकि a की वैल्यू को डिवाइड करें तो -2/4 मतलब -1/2 बनेगा। तो -1 और -1/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। आगे चलते हैं, अभी इसके सवाल और करेंगे। अब जैसे इसको देखें, इसमें भी वही करना है, ठीक है। यहाँ पे a और c दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 और -2, 15 और -2 माइनस का 30 आएगा। यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो हमें 30 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि माइनस दिया है, मतलब उन दोनों को घटाने पर 1 आना चाहिए, बीच वाला 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 6 और 5 को घटाएंगे तो 1 बनेगा, मतलब एक जगह 6 लिख लीजिए, एक जगह 5 लिख लीजिए। अब बीच वाला साइन हमेशा बड़े वाले के पास जाएगा। अब हमें यहाँ पर टोटल -1 लाना है, तो इसके पास क्या साइन लगाएं। अगर हम माइनस लगा देते हैं तो -6 -5 -11 आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग। तो -6 + 5 -1 बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, साइन चेंज करिए तो प्लस का 6 डिवाइड बाई यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि 15, इसका भी साइन चेंज करिए तो ये -5 बनेगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 15। ये हो गया 2/5 है ना, प्लस का, ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो 2/5 और -1/3, 2/5 और -1/3, -1/3 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तगड़ा प्रश्न है ना। इसमें अब आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मली नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, -b + √d, और d को डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, b² - 4ac, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो रखिए -b की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, प्लस का 7 प्लस माइनस √b² - 4ac, हर जगह √37 दिया है तो √37 ही आएगा, मतलब यहाँ पर √37 हो गया, डिवाइड बाई 2 × a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो नीचे आएगा 6, है ना, और नीचे 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और कहीं तो नीचे 6 है नहीं, तो सिर्फ देख के भी बता सकते हैं कि यहाँ पे 2a नीचे होता है, मतलब 3 का डबल 6 आएगा डिनोमिनेटर में, और 6 एक जगह है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया होगा। और आज का सेशन भी आप बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो अच्छे तरीके से किए होंगे। सारे क्वेश्चंस एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही ट्रेंड में चल रहा है और इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे क्लास में हम लोग इसका और क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे सवाल बनते हैं, उन सवालों को भी लेकर आएंगे। फिलहाल ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।